माविश, बचपन में आपको अमीर होने का शौक़ था? किसे नहीं होता, मुझे बहुत शौक़ था, बल्कि मैं ये चाहती थी कि किसी तरह इस पॉकेट मनी पे से जान छूटे मेरी और मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊँ फाइनेंशियली। तो कभी किसी अमीर आदमी से मुलाकात हुई और पूछा उससे कि भाई इतने पैसे कैसे कमाए, हमें भी बता दो कुछ? अमीर आदमी से तो मुलाकात थी, घर में वालिद साहब से मुलाकात थी और बाहर भी बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं बताया कि किस तरह अमीर शख्स ने नहीं बताया कि अमीर कैसे हुआ। अमीर होने का राज कोई कभी नहीं बताता। दैट इज़ ट्रू। लेकिन अगर आप किसी कामयाब इंसान से मिले ना और उससे पूछें कि कामयाबी का राज क्या है, तो वो आपको एक नहीं बहुत सारे राज भी बताएगा और रास्ते भी बताएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और आज इसी तरह के कामयाब शख्स हमारे साथ भी मौजूद हैं, तो हम इस कॉन्वर्सेशन में जानेंगे कि उनकी कामयाबी का क्या राज है, और यकीनन ये इन्फॉर्मेशन मेरे और आपके लिए बहुत सूदमंद साबित होगी, क्योंकि कामयाबी के साथ फिर पैसा, शोहरत, सब उसको फॉलो करती है। तो आज हम मिलते हैं हमारे आज के मेहमान जो उमर एहसन साहब, जो कि जिनके पास पूरी एक बहुत बड़ा तवील सफ़र है जिसमें कई इदारों की सरबराही की। तो उन्हीं से जानते हैं कि उनकी कामयाबी का राज और सफ़र शुरू कहाँ से हुआ। तो उमर साहब, हाउ दिस ऑल स्टार्टेड? राज नहीं जानना चाहेंगी पहले आप? पहले सफ़र समझेंगी? हाँ, पहले सफ़र समझेंगे, सफ़र में राज मिलते जाएं, वो हम चुनते जाएंगे। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल। तो बताइए कि ये शुरू कहाँ से हुआ? थैंक यू माविश, थैंक यू खालिद, आपने आज मुझे यहाँ बुलाया। कामयाब तो पता नहीं, वो तो वक्त बताएगा, मुमकिन नहीं। देखिए, मेरा सफ़र जो है, मैं इसको हमेशा कोई मेरे से पूछता है तो मैं बहुत पीछे से शुरू करता हूँ, बिकॉज़ अगर मैं अपनी ज़िंदगी को समराइज़ करूँ तो मेरी नज़र में उसके चार हिस्से थे जहाँ से मैंने बहुत सीखा। सबसे पहला तो घर की तरबियत। मेरे साहब ने, मेरे माँ बाप ने बहुत मेहनत की, तो उनकी तरबियत का एक बहुत बड़ा अंसर है इन व्हाट आई एम टुडे। उसके बाद आई थिंक मैं बहुत खुशकिस्मत था कि मुझे लाहौर में एक बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। लोग उसको बड़ा एलिटिस्ट स्कूल समझते हैं, HSN कॉलेज, मैं नहीं समझता, बिकॉज़ जो मुझे अंदर से पता है, जो मैंने जिस तरह उसको देखा और जितना कुछ मैंने वहाँ से सीखा, तो दैट हैज़ बीन अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हू आई एम टुडे। फिर मैं और खुशकिस्मत निकला कि मुझे इंग्लैंड जाके एक टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिला। मैंने वहाँ बहुत सीखा। लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स से मैंने अपनी एजुकेशन हासिल की, और उसके बाद मैंने जब अपना करियर शुरू किया तो मेरी नज़र में पाकिस्तान की जो एक टॉप ऑर्गेनाइजेशन थी फॉर डेवलपिंग कॉर्पोरेट लीडर्स, उधर मुझे 20 साल काम करने का मौका मिला, जो है ICI पाकिस्तान लिमिटेड। उस वक्त ICI थी, अब उसका नाम चेंज हो गया, LCI की तरफ चली गई है। लेकिन अगर मैं आपके सवाल को समराइज़ करने की कोशिश करूँ तो ये वो 4 चीज़ें हैं जिन्होंने मुझे बहुत सिखाया, और जिसकी वजह से मैं आज अगर कुछ कर पा रहा हूँ या मैंने कुछ सीखा है इस जर्नी में, तो इन चारों चीज़ों का बहुत बड़ा उसके अंदर एक क्रेडिट जाता है इनको। अदरवाइज़ हर इंसान सेम होता है मेरी नज़र में। आई थिंक इट्स द अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको रास्ते में मिल रही होती हैं। हम जब पैदा होते हैं तो हर इंसान बिल्कुल अल्लाह ताला ने एक ही तरह पैदा किया उसको। आगे कई दफ़ा लक भी होती है, कुछ आपकी मेहनत होती है, सो लॉट ऑफ थिंग्स प्ले अ रोल। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आई बीन वेरी लकी इन दैट सेंस कि जो चारों फॉर्मेटिव पीरियड्स से मेरी जर्नी के, उन चारों पीरियड्स में मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली। आपने बताया आपने 20 साल गुजारे एक ऑर्गेनाइजेशन में। आज जो सुनने वाले हैं उनके लिए तो 20 साल में तकरीबन कम-ओ-बेश 20 ना सही तो 10 नौकरियां तो ज़रूर चेंज हो जाती हैं। हाँ, ट्रेंड हैज़ चेंज्ड, बहुत ट्रेंड अब चेंज हो गया है। तो इस 20 इयर्स में आपने यकीनन कुछ ऐसे अच्छे काम किए होंगे कि ऑर्गेनाइजेशन भी आपको प्रोग्रेस देती रही और आप ख़ुद भी उसमें अपना करियर कैरी ऑन करते रहे। सो उस 20 साल में ऐसे क्या स्किल्स आपने बिल्डअप किए जिसने आपको हेल्प किया उस ऑर्गेनाइजेशन में आगे बढ़ने में? हाँ खालिद, इसमें एक तो वो कंपनी का अपना प्रोसेस बहुत स्ट्रॉन्ग था, जिससे मैंने बोला कि इट्स अ वेरी, उनका जो पूरा एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग स्कीम थी जिसके अंदर मैं घुसा, तो उनका एक अपना बहुत वेल डेवलप्ड
और डिज़ाइंड स्ट्रक्चर था जिसमें वो अपने जो फ्यूचर लीडर्स को जो हायर करते थे थ्रू द मैनेजमेंट ट्रेनिंग स्कीम, उसमें से उसको गुजारते थे। मेरे हिसाब में जो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी वहाँ पे, जिसकी वजह से मैंने बहुत सीखा और जिसको आज बहुत कम लोग समझ पाते हैं, इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग वेरी गुड मेंटर्स एज यू गो अलोंग। ठीक है ना? जो डिग्री हम लेके आते हैं, मैं हर एक को हमेशा एक बात कहता हूँ कि वो आपका पासपोर्ट होता है टू एंट्री टू योर फर्स्ट जॉब। एब्सोल्युटली, ठीक है ना? जब मैंने जॉब शुरू की थी, मे भी उस वक़्त मेरी डिग्री की जो शेल्फ़ लाइफ थी 5-10 साल होगी, राइट। आज दुनिया जितनी तेज़ी से चेंज हो रही है, मुझे लगता है कि वो अब कुछ हफ्तों पे या दिनों पे आ गई है। अच्छा, इट डज़न्ट रियली मैटर कि आप क्या पढ़ के हैं। ठीक है, बहुत ज़रूरी हो गया ये चीज़ को समझना। और ICI में जो हमने सीखा वो ये, मैंने ये जो सबक सीखा आज से नहीं, मैंने 30 साल पुरानी बात करूँ। आई स्टार्टेड वर्किंग इन 1990। ठीक है ना, तो मैं 33 ईयर्स पुरानी बात कर रहा हूँ। तो उस वक्त भी ICI में ये कॉन्सेप्ट आ गया हुआ था कि ठीक है, आपने डिग्री कोई भी की हो, वी विल टेक यू थ्रू अ जर्नी विच विल एक्चुअली पुट यू थ्रू अ वेरी जनरल सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस। तो उस पूरी चीज़ के अंदर जिस चीज़ का एक बड़ी इम्पोर्टेंस मेरे लिए भी रही और मेरे साथ में हर एक के लिए होनी चाहिए, वो है आपको मेंटर्स कैसे मिलते हैं एज यू गो अलोंग। जब मैं मेंटर्स की बात कर रहा हूँ, मेंटर्स का ये मतलब नहीं कि आपको कंपनी कहती है कि जी उमर साहब, खालिद आपके मेंटर हैं या महावेश आपकी मेंटर हैं। ये आपकी अपनी केमिस्ट्री किसी से मिलनी होती है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस शुरू करती हैं मेंटरशिप स्कीम्स। आप मेंटर बन गए, आपकी कोई मेंटी हो गए, आपको बता दिया जाता है कि जी आपने महीने में 2 महीने में इतना मिलना है, एक कागज़ होता है उसको फिल किया जाता है। वो स्कीम्स मेरे हिसाब में कभी काम नहीं करती, बिकॉज मेंटर आपका वही होता है जिससे आप कनेक्ट कर सकें। तो जब तक आप उस लेवल पे कनेक्ट नहीं करते तो आप कभी खुल के बात भी नहीं कर पाते और कुछ सीख नहीं पाते। सो मेरे हिसाब में आई थिंक मेंटर्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, रहा था और हमेशा रहेगा। और मेरे लिए आई बीन वेरी लकी अगेन, बड़े अच्छे अच्छे मेंटर्स मिले ICI के अंदर जिनसे मैंने बहुत सीखा। एक और चीज़ जो बड़ी ज़रूरी है समझनी, वो होती है इस तरह की जर्नी के अंदर कि कभी भी आपको हारने से नहीं घबराना चाहिए। यू शुड नेवर बी अफ्रेड टू लूज। और मैंने भी पहले बात की कि जब मैं स्कूल की अपनी बात कर रहा था कि वाइल पीपल मे थिंक वॉट एवर इट इज़, उस स्कूल में एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि जो स्पोर्ट्स थी, स्पोर्ट्स एक बहुत इंटेग्रल पार्ट था पूरे हमारे करिकुलम का। ठीक है, और मेरे हिसाब में स्पोर्ट्स फील्ड वो वाहिद जगह होती है जहाँ आप हारना सीखते हैं। वेल सेड। क्योंकि जब आप स्कूल में होते हैं तो आपकी क्या कोशिश होती है, मैं क्लास में फ़र्स्ट आऊँ। घर आते हैं, माँ बाप का प्रेशर होता है फर्स्ट क्यों नहीं आई या टॉप 5 में क्यों नहीं आई। फिर यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो GPA की एक टर्म आप सीख लेते हैं, फिर GPA मेजर होना शुरू होता है। जॉब में आते हैं तो आप हमेशा ऊपर देख रहे होते हैं मेरी प्रमोशन कब होगी, है ना। बट स्पोर्ट्स फील्ड पे जब आप उतरते हैं तो आपको पता होता है तो एक तो हारेगा, दोनों जीत के नहीं आ सकते, राइट। सो अनफॉर्चुनेटली हमारे क्योंकि एजुकेशनल सिस्टम्स के अंदर अब घरों में स्कूल बन गए हैं, छोटे छोटे स्कूल हो गए हैं, अब तो वो स्पोर्ट्स क्योंकि अब एक इंटेग्रल पार्ट नहीं है पूरे हमारे एजुकेशनल प्रोसेस का, तो आजकल बच्चे उस तरह सीख के नहीं आते कि हारना कैसे विद ग्रेस, और उससे सीखना कैसे कि अगली दफ़ा जाके मैं दोबारा जाऊंगा विद द सेम पैशन एंड आई विल विन, राइट। एंड टीम वर्क, राइट। सो जो स्पोर्ट्स फील्ड में आप चीज़ें सीखते हैं वो आपको कोई दुनिया की डिग्री नहीं सिखा सकती। आप भी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कराती हैं, मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग्स की हैं, टीम वर्क तो बहुत ट्रेनिंग होती हैं, लेकिन वो आप क्लासरूम में सीख ही नहीं सकते मेरे हिसाब में। वो सीखने के लिए आपको स्पोर्ट्स खेलनी पड़ती है। जब आप स्पोर्ट्स खेलते हैं तो आपको एक लीडर होता है, एक कैप्टन होता है, आप उसके नीचे रिगार्डलेस ऑफ हु यू आर, आपने उसकी ईगो साइड पर रखना है, आपने अपना रोल प्ले करना है। आप नहीं प्ले करेंगे तो पूरी टीम हारेगी। अब आप अगर टीम हार भी गई तो आप वापस आके बैठ के पीछे फिर सोचेंगे आज वेयर डिड वी गो रॉन्ग,
अब कल दोबारा मैच खेलेंगे या जब भी खेलेंगे तो हम किस तरह दोबारा जाएंगे। सो आई थिंक ये मैं बात इसलिए बता रहा हूँ कि बड़ा ज़रूरी होता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आके कि ये चीज़ आपको पता हो कि यार कॉर्पोरेट लाइफ कभी भी एक स्ट्रेट लाइन ग्रोथ नहीं होती। ऊंच नीच, अप एंड डाउन आएंगी, ऊंच नीच होगी। और now without getting into details of all the failures that I've had, and I've had numerous failures on all fronts in the last 33 years, ऐसी बात नहीं है, and I have no shame in talking about them, but वो बात बहुत लंबी हो जाएगी। कोई एक अगर आप शेयर करना चाहें। मैं आपको से बेहतर चीज़ आपसे शेयर करता हूँ। तो बेस्ड ऑन ऑल दोज फेलियर्स मैं काफ़ी कुछ साल पहले मैं बैठा सोच रहा था कि फिर मैंने इन सब फेलियर से सीखा क्या, क्योंकि अदरवाइज़ अगर मैं पूरी स्टोरी सुनाऊँ तो पूरे दिन पर जा सकती है। So I came out with 8 P's of what I feel. There are your own? My own P's. Right? Okay, cool. 8 P's which I came up with, which I have learned through the years, through failures, through falling down and getting up again, right? Right. Which I felt कि वो अगर हम अपनी ज़िंदगी के अंदर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में और पर्सनल लाइफ में ले आएँ तो one can become a very good leader. So yeah. I can share those with you. The first one, in my view, is purpose. आपकी ज़िंदगी का एक बहुत ज़रूरी होता है कोई पर्पस हो, यानी और पर्पस पे पहुंच को समझने के बहुत सारे तरीके। एक तरीका हो सकता है कि आप, और ये मुझे एक ट्रेनर ने सिखाया था बहुत साल पहले, कि आप बैठ के अपनी ओबिचरी लिखें कि आप 70-80 साल की उम्र में फौत हो गए और अब आपकी ओबिचरी अगले दिन अखबार में छपनी, आप खुद लिखें आज बैठ के। तो उसमें जो आप चीज़ें लिखेंगे that will give you sense of direction and purpose, right? So that is what you want people to remember you as. Maybe I don't want them to remember as a CEO of a corporate company, maybe as something else, right? इसी तरह आपका भी कुछ होगा, खालिद आपका भी कुछ होगा। That's one way of looking at it, right? Or you could ask yourself the question कि अगर मेरे पास दुनिया की में बहुत वेल्थ हो, बहुत पैसा हो, मुझे कुछ करने की जरूरत हो तो फिर मैं क्या करूँगा? Maybe that's the purpose. I don't know. So there are various ways of arriving at it, right? और आजकल के बच्चों को समझाने के लिए मैं इसको ऐसे बताता हूँ कि जब आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, गूगल मैप्स पे जाते हैं, तो पहले आपको डेस्टिनेशन बतानी होती है। विदाउट दैट इवन गूगल मैप्स कांट टेल यू हाउ टू गेट देयर, राइट? सो दैट्स द पर्पस। So you need to know where you need to know where you're going, right? So पर्पस शुरू में नहीं था, शुरू में एस्पिरेशंस थी। हर दूसरे बंदे से पूछें कि मैंने CEO बनना है या मैंने ये करना है, फलाना करना है, बट दोज आर जस्ट एस्पिरेशंस होती हैं आपकी, या माइलस्टोन्स होते हैं जो आप अचीव करते हैं। दैट कैन नॉट बी अ पर्पस, राइट? सो पर्पस होना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है। अगली चीज़ आ जाती है पैशन। आपकी ज़िंदगी में पैशन होने बड़े ज़रूरी है। कोई अगर पैशन नहीं होगा इन व्हाट यू डू, फिर वो स्ट्रेस होता है, इट क्रिएट स्ट्रेस, और बहुत स्ट्रेस लिया मैंने ज़िंदगी में। सही। व्हेन आई स्टार्टेड फाइंडिंग पैशन इन व्हाट आई डू, You started enjoying. I started enjoying what I do. लोग अभी कई बार मेरे पूछते हैं यार उमर आपकी बड़ी स्ट्रेसफुल जॉब होगी, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड। जीरो स्ट्रेस, बिकॉज फॉर मी इट्स अ पैशन, राइट? सो ये दूसरा पी हो गया। तीसरा आता है परसिवेरेंस। वन शुड नेवर गिव अप। जो मैंने स्पोर्ट्स फील्ड की बात की, अगर आप पहला मैच हार के गिव अप करेंगे तो आप कभी दोबारा खड़े नहीं होंगे और आप चैंपियन शायद ना बन सकें, कभी ना बन पाए, है ना? तो परसिवेरेंस इज एब्सोल्युटली क्रिटिकल फॉर सक्सेस। वेरी राइट। यू विल नेवर बी सक्सेसफुल अनलेस यू परसिवेयर इन योर लाइफ। चौथा पी आ जाता है पॉजिटिविटी। वन शुड नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ पॉजिटिविटी, बिकॉज जहाँ आपके माइंड नेगेटिव थॉट्स की तरफ जाता है, जो काम होना होता है वो भी नहीं होता। और ये बहुत दफ़ा हुआ मेरा, राइट? तो फिर देन आई हैड टू प्रैक्टिस कि नहीं उमर, यू हैव टू स्टे इन लुक एट द ब्राइट साइड। एग्जैक्टली, ऑलवेज लुक एट द ब्राइट साइड ऑफ व्हाट तो वो आप फिर आपको कोई ना कोई रास्ता खुल जाता है। ट्रू, ठीक है ना? पांचवी चीज़ आ जाती है
पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप, और आजकल की नई जनरेशन में सबसे बड़ी कमी जो है ना, पेशेंस की। सही बात। मेरे भी बच्चे हैं, मेरे कंपनी में बहुत यंग लोग हैं। जो चीज़ मैं बहुत देख रहा हूँ कंपेयर टू व्हाट वी वर लाइक एंड वे वी आर टुडे, इस आहिस्ता आहिस्ता हमारी ज़िंदगी में पेशेंस कम होता जा रहा है। अब आप टेक वर्ल्ड में देख लें, अब यूट्यूब पे या फेसबुक पे कहीं भी आपको वीडियो देखते हैं, पहले आप उसके देखते हैं कितनी लंबी है, राइट। यू डोंट हैव पेशेंस टू वॉच, और आगे बढ़ा के देख लेते हैं, आगे बढ़ा के देख लेते हैं, वो विद इन 2 मिनट्स गुजर के कहते हैं कुछ भी नहीं आ रहा। उसमें होता क्या है, कई दफ़ा एक बड़ी अच्छी कोई आर्ग्यूमेंट चल रही होती है जो घंटे या सवा घंटे की है, आप उसको 3-4 मिनट में ख़त्म करते हैं एंड यू मिस द पॉइंट बिकॉज यू डोंट हैव द पेशेंस टू हियर दैट। क्या ख्याल है? बिल्कुल दुरुस्त। एंड ये जो जिस तरह से हमारे पास सोशल मीडिया ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, क्योंकि हमें फ्यू सेकंड्स के अब शॉर्ट्स आते हैं ना, तो अब हमारा अटेंशन स्पैन छोटा होता है जी, तो उससे ज़्यादा हमारे इट्स नॉट ओनली पेशेंस, द अटेंशन स्पैन। फिर आ जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। आई थिंक प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट बनाना बड़ा ज़रूरी है। हम नॉर्मली जब ग्रो कर रहे होते हैं तो हम प्रॉब्लम्स तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, सॉल्व नहीं कर पाते, और हम ऊपर देख रहे होते हैं या किसी और को देख रहे हैं कि और सॉल्व कर दे मेरे। बड़ा ज़रूरी होता है कि आप किसी के पास, अपने सुपरवाइज़र या अपने कॉलीग या किसी के पास भी जा रहे हैं तो प्रॉब्लम लेके, तो सोल्यूशन भी लेके जाए। मेरे पास अब कोई भी आता है प्रॉब्लम लेके, मैं सुनता ही नहीं जब तक मुझे कोई सोल्यूशन दे। लाइक आई कैन हेल्प यू, आई कैन गाइड यू, योर सोल्यूशन, इट हैज़ टू बी योर सोल्यूशन। व्हाई यू ब्रिंगिंग प्रॉब्लम टू मी? प्रॉब्लम तो सबको पता है। सो दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट डेवलप करना बड़ा ज़रूरी फ्रॉम पॉजिटिव माइंडसेट। बिल्कुल। नंबर 7 पे आ जाता है पीपल। एवरीथिंग वी डू इन दिस वर्ल्ड और एवरी इंटरेक्शन दैट वी हैव इन दिस वर्ल्ड इज विद पीपल। चाहे वो आपके कस्टमर हैं, चाहे वो आपकी फैमिली है, चाहे आपके फ्रेंड्स हैं, चाहे आपके कॉलीग्स हैं, whoever you deal with, जो स्टेक होल्डर्स हैं, आप बोर्ड में हैं तो आपके शेयर होल्डर्स हैं, तो whoever you deal with are people. So unless you understand the people side of it and unless you develop that people mindset, वो बात बनती नहीं। बिकॉज अगर आप सिर्फ मुझे पता है और बाकी सब तो आप में पीपल माइंडसेट नहीं है, आपको सुनना पड़ता है, एक्टिव लिसनिंग, राइट। तो वो तभी आती है जब आप हर बंदे को एज अ पर्सन देखें एंड एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट। You can't, I can't deal with Khalid the way I can deal with you, or you can't deal with me the way you can deal with Khalid. True. Every person is different. So you have to have that people mindset. 8वां मेरी नज़र में बहुत ज़रूरी है, प्रेयर्स, दुआएं ज़रूरी हैं, देनी भी चाहिए। आई थिंक जब तक आपकी ज़िंदगी में दुआएं ना शामिल हों, चाहे वो आपके माँ बाप की हैं, चाहे आपकी बीवी की हैं, बच्चों की हैं, फैमिली की हैं, दोस्त साहब की हैं, आपके कॉलीग्स की हैं, तो वो आप जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लें, वो एंड ऑफ द डे कई दफ़ा रंग नहीं लाती। ट्रू। सो आई मे हैव सॉर्ट ऑफ, मैं इसको किसी सीक्वेंस में नहीं बता रहा था, बट द फर्स्ट आई वुड ऑलवेज पुट एज पर्पस। वेरी प्रेयर में एंड में लाता हूँ, बट बीच वाले मैं आगे पीछे करता रहता हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू एवर टॉक अबाउट देम इन अ सर्टेन सीक्वेंस। सो माय व्यू इज़ कि खालिद, तो आंसर योर क्वेश्चन, बहुत सारे फेलियर्स हुए, बहुत कुछ किया, बहुत ऊंच नीच आई ज़िंदगी में, लेकिन मैंने उसको जो समराइज़ करने की कोशिश की है वो इन 8 चीज़ में की है, ताकि बजाय इसके कि मैं उस डिटेल में जाऊँ, वो बहुत लंबी बात हो जाती है। सीखना, जो फेलियर से, जो आपने कुछ फेलियर से आपने कुछ सीख लिया, I think that wasn't a failure, it was just an experience, right? Yes, it was a stepping stone, it was a learning opportunity थी। अगर आप वो करके निकल आए और बहुत दफ़ा एक फेलियर इसलिए भी ज़रूरी होता है कि हम एक बस तेज़ी से चले जा रहे होते हैं, स्पीड ब्रेकर आता नहीं है तो हमारी स्पीड बढ़ती है और आगे किसी डिजास्टर का बायस बन सकती है। तो वो जो फेलियर है, इट्स लाइक अ स्पीड ब्रेकर। तो आपकी स्पीड कम होती है, देन यू रियलाइज कि अच्छा यहाँ मैं, बिल्कुल। और ये मेरी लर्निंग है, आई एम नॉट सेइंग दिस इज सॉर्ट ऑफ कास्टिंग स्टोन, बहुत सारी होंगी, किसी और से आप पूछेंगे तो आपको और बता देंगे, हर एक अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। लेकिन जो बातें आपने कही ना, जैसे पेशेंस, परसिवरेंस, पॉजिटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट, ये सब रेसिपी फॉर सक्सेस है कि अगर हम लोगों का एहसास करें तो लोग हमारा एहसास करते हैं। अगर हम पॉजिटिव माइंडसेट वाले होते हैं तो हम हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढते हैं, या
मसाइल से ज़्यादा सोल्यूशन पे नज़र होती है कि चलो अब जो भी हो गया है, लेट्स मूव ऑन, लेट्स फिगर आउट करना अब करना क्या है। जी जी, आप कुछ कह रहे थे। मैं इस जब उमर साहब बता रहे थे और क्या कुछ टेक्स्ट बुक, शायद 8 टेक्स्ट बुक पढ़ के भी मुझे ये बातें ना पता चलें। एक चीज़ जो मेरे जहन में उस वक्त आ रही थी कि हमारी इस वक्त कामयाबी या नाकामी का जो पैमाना है या पैराया है वो है पैसा बनाना। बच्चे छोटे हैं, अभी से हम अपनी क्लासेस में बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्सेज करवा रहे हैं कि यार पैसे बनाने के तरीके सीख लो। आपने उमर साहब जितनी चीज़ें बताई इस पर कहीं आपने जिक्र नहीं किया कि मनी मेकिंग कैसे करो यार, क्या वो फेलियर और सक्सेस का रीज़न है या बेस है या नहीं है। हम आजकल वही सुनना चाहते हैं। सो आप अपने ये जो 8 P's आपने बहुत अच्छे 8 सुनहरी असूल जो आपने बताए हैं, ये कैसे हम अपने आप को ले जा सकते हैं उस अल्टीमेट गोल पे जिसके लिए आजकल हर कोई दौड़ा चला जा रहा है। खालिद देखें, सक्सेस जो है ना, आप एंड आई एग्री विद यू, आई थिंक अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये हो गया है कि हमने माइलस्टोन्स को सक्सेस बना लिया। पैसा कितना कमाया एक माइलस्टोन है। बहुत अच्छी बात कही है। मैं CEO बन गया, वो मेरे लिए एक माइलस्टोन है। राइट। आपका एक बड़ा सक्सेसफुल टॉक शो है, इट इंशाल्लाह विल बिकम द टॉप टॉक शो इन पाकिस्तान। माइलस्टोन। मटीरियल चीज़ों को हमने अनफॉर्चुनेटली जिस तरह की हम इस वक्त दुनिया में रह रहे हैं, हमने बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक चीज़ों को सक्सेस से कंपेयर करना शुरू कर दिया। वेरी राइट। हैप्पीनेस आपको मिली इन सारी चीज़ों से, मुझे नहीं पता। डज जो आपका सबसे अमीर तरीन इंसान होगा दुनिया का, क्या वो खुश है अपनी ज़िंदगी में? क्यों इतने उसके अंदर भी आपको नाखुशी के आंसर मिलते हैं उनकी ज़िंदगी में, डिप्रेशन नज़र आता है उनकी ज़िंदगी में, सुसाइड्स बहुत रेट बढ़ जाता है। सक्सेस तो ना हुई ना। वो तो मेरी नज़र से जिस प्लेटफॉर्म पे आज मैं खड़ा हूँ या जिधर मैं खड़ा हूँ, मुझे शायद वो सक्सेस लग रही हो, बिकॉज मैंने सीखा इस तरह कि मटीरियल चीज़ों से सक्सेस मिलती है। क्या आपको उससे खुशी मिली? इट्स अ माइंड सेट। सक्सेस टू मी, मेरी नज़र अगर आप मेरे से पूछें, मेरे हिसाब में तो सक्सेस इज़ अ माइंड सेट। अगर आप खुश हैं इन व्हाट यू डू, इफ़ यू एंजॉय व्हाट यू डू, अगर आप पैशनेट हैं, जो मैंने बात की, इन व्हाट यू डू, अगर आप का एक पर्पज़ है जो अचीव हो रहा है इन व्हाट यू डू, राइट। बट उसके लिए तो पहले आपको उन चीज़ों को डिफ़ाइन करना पड़ेगा ना, पर्पज़ है क्या। देखिए हर चीज़, जिस तरह मैंने अभी गूगल मैप्स का एग्जांपल क्यों दिया, वो शुरू तो पर्पज़ ही होनी है। मैंने जो 8 P बताए भी आपको, पहला नहीं होगा तो बाकी तो कुछ फ़ायदा नहीं ना उनका। सही बात है। जब तक आपका वाई नहीं आंसर होगा, लेकिन मवश तो जब तक आपने वाई को नहीं आंसर किया तो आप कुछ भी आगे कर लें, अब वहाँ पहुँच ही नहीं पाएंगे। तो सक्सेस खालिद जो है ना, अनफॉर्चुनेटली बड़ा ठीक है, बड़ा आसान है लोगों के लिए कहना कि उमर साहब आपके लिए कहना आसान है, आप अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे घर में भी रहते हैं, आपकी गाड़ी भी अच्छी है, बड़े से दफ्तर में बैठते होंगे, बड़ी सी कंपनी चला रहे हैं, तो आपके लिए तो कहना आसान है, इट्स अ वेरी क्लीशेड स्टेटमेंट, बट आई डोंट बिलीव इट्स अ क्लीशेड स्टेटमेंट। आप मेरे से शायद 33 साल पहले पूछते तो मैं भी शायद उसी तरह की बातें करता सक्सेस की, जो आज लोग करते हैं, राइट। प्रॉब्ली ये करता, एंड मैं शायद करता भी था। बट आई थिंक यही मैंने जो सीखा है कि यार दैट वाज रॉन्ग वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ। एक आपने जो मेंशन किया ना पीपल, few days ago there's something happened at my place. There was actually fire incident. और मेरे करीबी दोस्तों को जब पता चला तो किसी ने कहा कि बस तुम सामान उठाती हमारे घर पे आ जाती, तुमने इंतज़ार क्यों किया। किसी ने कहा कि खाने की कोई परेशानी तो नहीं है। मैंने तकरीबन सारा दिन ऑफिस में गुजारा थैंक्स टू माय बिजनेस पार्टनर फहद। मैं जब घर आई तो माय डॉटर्स वर लिसनिंग टू ऑल द फोन कॉल्स आई वाज गेटिंग। तो कहनी मामा यू आर सो लकी, यू हैव सच गुड बंच ऑफ फ्रेंड्स, दे आर देयर फॉर यू। एंड आई रियलाइज्ड कि देखो हैविंग अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम, फैमिली सपोर्ट, फ्रेंड्स, ये दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। वरना आपकी ज़िंदगी में मिसहैप्स होते रहते हैं अगर आप उस वक्त तन्हा हो। तो पीपल तो एक, और फिर प्रेयर्स। ज़िंदगी में आप कुछ भी कर रहे हैं, हम अक्सर कहते हैं ना दुआ ने बचा लिया मुझे, एक्सीडेंट हुआ कोई दुआ थी किसी की लगी दुआ नहीं कहते ना, तो दुआ से पहली चीज़ें निकलती है। जी जी जी। तो ये बात तो हकीकत है। तो उसे मैंने कहीं सुना था बहुत पहले कि अगर आप क्वालिटी देते हैं तो पैसा उसको फॉलो करता है। क्योंकि हम कभी अगर प्लम्बर भी ढूंढते तो हम ये नहीं कहते कोई एवं सा प्लम्बर ला दो, हम कहते हैं अच्छा प्लम्बर, अच्छा AC ठीक करने वाला।
तो जब आप अपने काम में बहुत अच्छे हो जाते हैं तो पैसे का फिर फ्लो खुद ही आ जाता है, खुद ही आ जाता है। और हम दूसरी तरफ से शुरू करते हैं, हम पैसे की हम क्योंकि एग्जैक्टली सोच उल्टी है ना, हम उस पर सोचते हैं तो फिर हम गलत तरीके भी कई दफ़ा अपना लेते हैं अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि अपना जो है ना पर्सपेक्टिव को, कंपस को सही करना, मॉरल कंपस को सही करना बड़ा ज़रूरी है। यहाँ पे एक बात और, आपने शुरू में कहा कि मेरी डिग्री की शायद शेल्फ लाइफ 5 साल थी, अब तो वो भी नहीं रही। एक आजकल बड़ी डिबेट है कि क्या करें, बच्चों को डिग्रियां कराएं नहीं कराएं। आप एज ए CEO ऑफ अ कंपनी, अगर कोई बच्चा है जिसने डिग्री नहीं, फॉर्मल डिग्री नहीं ली, उसने A लेवल्स एजुकेशन या इंटर करके आया है बट ही हैज़ अ सर्टिफिकेशन, क्या आपकी कंपनी उसको हायर करती है? आज तो नहीं करती, बट बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ अ सिस्टम, राइट। बट अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछें, ये मेरे पास चॉइस हो तो मैं क्या करूं, मैं कर लूँ हायर। आप स्किल्स को अहमियत, मैं स्किल को अहमियत दूंगा, बिकॉज और वही मैं अपनी आई स्टैंड बाय व्हाट आई सेड। आई थिंक शेल्फ लाइफ अब डिग्री की बहुत कम हो गई है अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज आज पैमाना क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो वो लाइन कहीं ना कहीं ड्रॉ हो जाती है। तो लाइन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त डिग्री पे खिंच रही है और मुझे लगता है अगले कई साल तक वो डिग्री पे ही खिंचेगी, ऐसी बात यानी कि डिग्री इज़ इम्पोर्टेंट, बट अभी तक। मैं आपका सवाल एक और तरह जवाब दूंगा कि क्वेश्चन ये पूछना चाहिए कि फिर अगर शेल्फ लाइफ कम हो गई है तो क्या मैं डिग्री करूं क्या, राइट। और इधर मेरा व्यू ये है कि अब आपको देखना पड़ेगा कि आज की दुनिया में जिस तरह दुनिया मूव कर रही है और जितनी तेज़ी से चीज़ें बदलती जा रही हैं। अब AI के ज़माने में हम बैठे हैं, चैट GPT के ज़माने में बैठे हैं, दुनिया को भी नहीं समझ आ रहा है किस तरफ चली जाएगी। मेरे हिसाब में लोग बहुत घबरा रहे हैं कि अपने जॉब्स खत्म हो जाएंगी, कुछ नहीं होगा, तो जॉब विल ऑलवेज बी देयर। आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन ऑन दैट, बट व्हाट सॉर्ट ऑफ जॉब विल बी देयर, दैट माइट चेंज, वो बदलेगा फॉर श्योर। और अब हमें सोचना ये है कि फिर वो कौन सा ऐसा स्किल सेट है जो आगे आके हमें कामयाब करेगा अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर या अपने करियर की जर्नी के अंदर। और उसके लिए मेरे हिसाब में आजकल जो चीज़ पे बहुत फोकस होना चाहिए इज़ लिबरल आर्ट्स एजुकेशन। अच्छा। बिकॉज लिबरल आर्ट्स आपको जो स्किल्स सिखाती हैं वो हैं क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, to be able to solve problems more effectively, to be able to question things around you, right? अभी मैंने चैट GPT की बात की, चैट GPT इज़ नथिंग जब तक आप उसे सही सवाल ना पूछें, ना दें। बिल्कुल, राइट। हाँ। सो अगर आपको सवाल ही नहीं लिखना आता कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं, तो हाउ वुड चैट GPT एवर नो कि मैंने जवाब क्या देना है। ये तो वो मिसाल है ना, जब स्टीम इंजन आया तो लोग थ्रेटेंड हो गए, जब टाइपराइटर्स आए तो लोग थ्रेटेंड हो गए। बाद में जो अच्छा टाइपराइटर इस्तेमाल कर सकता था वो सक्सेसफुल हो गया। जी जी। सो माय पॉइंट इज़ कि देखें, अब हमें जो सोचना है कि ठीक है इंजीनियरिंग भी ज़रूरी है, मैं नहीं कह रहा इंजीनियरिंग नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज कैसे बनेगी। इंजीनियरिंग के साथ साथ हमें ऐसी यूनिवर्सिटी में जाने की कोशिश करनी चाहिए या ऐसी डिग्री करनी चाहिए या ऐसी चीज़ करनी चाहिए जिसमें हमें साथ ब्रॉड करें, अपनी थिंकिंग को ब्रॉडन करें, लिबरल आर्ट्स के ऊपर फोकस हो। और जिस किस्म का इस वक्त हमारी सोसाइटीज़ के अंदर वो एक पोलराइजेशन भी हो गई है ना, उसमें अगर हमने एक इफ़ेक्टिव पार्ट बनना है ऑफ एन इंटेलिजेंट कॉन्वर्सेशन, वो इसके बगैर होगा नहीं। ट्रू है ना। तो बहुत ज़रूरी है कि हम तो अगर आप मेरे से पूछें इफ़ आई हैड अ चॉइस, मेरे सामने 3 लोग बैठे हैं, एक जैसे कैंडिडेट्स हैं, so how would I select the person I want in my company? So there were 2 things I will look at. Number 1, and they're fresh graduates, right? मैं अभी एक्सपीरियंस की बात ही नहीं कर रहा, तो that will add another dimension. मैं देखूँगा क्या ये स्पोर्ट्स में था कि नहीं या थी कि नहीं, वो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कई दफ़ा, बिकॉज जो स्पोर्ट्स में एक्टिव जिसने पार्टिसिपेट किया होता है वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आके ऊंच नीच को बड़े आराम से मैनेज कर लेता है, ठीक है ना। नंबर 2, फिर मैं अगर एजुकेशन को देखूंगा तो आई विल प्रेफर टू सी समवन जिसने किसी न किसी फॉर्म में कोई ना कोई लिबरल आर्ट का सब्जेक्ट लिए हो ड्यूरिंग कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ज़्यादा चॉइसेस हैं, दैट्स वेयर वी गेट स्टक, एंड दैट इज़ वाई मैं जहाँ कभी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में जाके बात करता हूँ तो मैं हमेशा इसी चीज़ को प्रमोट करता हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ को, चाहे वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे बिजनेस स्कूल्स हैं,
सो लिबरल आर्ट्स के अंदर जो है एक यूनिवर्सिटी जो वाकई में बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है वो कराची में है. इट्स नॉट अ वेरी वेल नोन सो फार, एटलीस्ट इंशाल्लाह वन डे इट विल बी. इट्स हबीब यूनिवर्सिटी. और वो अपनी इंजीनियरिंग की और बाकी डिग्रीज़ के साथ साथ उनका जो एक लिबरल कोर है ना, उसमें जिस किस्म के अपने स्टूडेंट्स को तैयार कर रही है. मैंने उनके बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया है एज इंटर्न्स एंड एज एम्प्लॉयज़ ऑफ आवर कंपनी. आई थिंक इट दे आर हेड एंड शोल्डर्स अबव द रेस्ट. एंड जो एक चीज़ उनको डिफ्रेंशिएट कर रही है ना, मैंने उसे बहुत सोचा, इज़ दैट लिबरल कोर. बिकॉज उनको जो क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल वहाँ सिखाई जाती है, जो उनको कोलैबोरेटिव वर्किंग की इन्वायरमेंट मिली हुई है जिसके अंदर वो सीख रहे हैं, और जिस तरह की इंक्लूसिविटी के अंदर वो काम कर बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, बिकॉज हर बैकग्राउंड का बच्चा वहाँ पे है. आई थिंक इट्स जस्ट फिनोमिनल. एंड यही वो चीज़ है जो अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम का अगर पार्ट बन जाए, और फ्यूचरिस्टिक अब हमें सोचना है, क्योंकि आपका सवाल फ्यूचर का था, राइट. तो फ्यूचर बहुत तेज़ी से बदल रहा है, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि शेल्फ लाइफ डिग्री की कम हो रही है, सॉफ्ट स्किल्स की बढ़ती जाएगी, राइट. सो इट्स दोज सॉफ्ट स्किल्स जो हैं वो आप सीखते हैं जो आपको आगे बढ़ने में मौका साबित. बिल्कुल. तो वो बहुत ज़रूरी है. उमर साहब, ज़रा सा मैं आप यू आर अ CEO ऑफ अ वेरी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान. एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक अच्छी लीडरशिप भी इम्पॉर्टेंट है, एंड यू आर द लीडर ऑफ ऑल द लीडरशिप टीम दैट इज़ देयर इन योर ऑर्गेनाइजेशन. तो अच्छी लीडरशिप कैसे बिल्डअप करनी चाहिए किसी ऑर्गेनाइजेशन को कामयाब बनाने के लिए? देखें, अच्छी लीडरशिप जो डेवलप करने के लिए सबसे पहले आपका जो है ना बेस जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है. क्या आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मेरिट के ऊपर अच्छे लोग ला रहे हैं कि नहीं ला रहे? नंबर 1, इट स्टार्ट्स विद दैट. चलें, मेरिट पे लोग आ भी गए. अब अगली चीज़ आती है कि क्या आप उनको एक फुली एम्पावर्ड वर्किंग स्पेस दे रहे हैं कि नहीं, जहां बग़ैर किसी डर और झिझक के वो काम कर सकें. बिकॉज अदरवाइज़ अगर आपने सिर्फ एक टॉप डाउन सिस्टम बनाना है कि मुझे पता है कैसे होगा, मैं अगले को बताऊंगा, वो अगले को बताएगा, वो अगले को बताएगा, तो जो आपने एक बड़े अच्छे प्रोसेस के थ्रू अच्छे लोगों को रखा, आपने उनसे बेनिफिट ही नहीं उठाया. तो बड़ा ज़रूरी होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बड़ा अच्छा फेयर के बग़ैर काम करने का ओपन कल्चर मिले, जिसमें लोग अपनी बेस्ट पॉसिबल पोटेंशियल के ऊपर जाके काम कर सकें. पीपल हैव टू मूव अराउंड इन द कंपनी. आज अगर हम अपनी कंपनी को देखें, देयर आर अदर देन मी देयर आर 8 डायरेक्टर्स इन द कंपनी जो लीडरशिप टीम है हमारी. उन 8 में से 7 की जो बेसिक डिग्री वो इंजीनियरिंग की है. डॉलन्स इज़ अ हाउस होल्ड ब्रांड. इट्स अ वेरी ह्यूज मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन, राइट. ऐसे तो नहीं ब्रांड बन गया ना, वन ऑफ द टॉप ब्रांड्स इन पाकिस्तान. आज चीफ मार्केटिंग ऑफिसर की बेसिक डिग्री इंजीनियरिंग है. अच्छा, जब डायरेक्टर सेल्स इज़ एन इंजीनियर. जब ये लीडरशिप टीम आपने जो उनके बताया कि क्या उनमें किस तरह से डेवलप करें, इसमें कुछ स्किल आपको अपने लेवल पे भी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत पड़ती होगी, जहां आप देखते होंगे कि यार ये कर क्या रहे हैं, ये इनको मैं ना किस तरह से रोकूं, ये गलत डिसीजन ले रहे हैं. सो वो यू हैव टू कंट्रोल अ बिट ऑफ रिस्ट्रेंट ऑन योर सेल्फ ऑल्सो. देखिए खालिद, इसमें देयर इज़, लोग कई सवाल पूछते हैं कि जी आपका लीडरशिप स्टाइल क्या है. हमने भी पूछा था, लेकिन जवाब आप अभी जवाब दे दीजिए. अच्छा चल, ये सवाल बहुत आता है, बट मैं कई तो पहले देता था जवाब, फिर मैंने देना छोड़ दिया, तो फिर मैंने सोचता था मेरा लीडरशिप स्टाइल है क्या. देन आई रियलाइज यार कोई एक लीडरशिप स्टाइल हर सिचुएशन में काम नहीं करता. ट्रू, वेरी राइट. तो फिर जब मैंने बैठ के एनालाइज करके मुझे सवाल कई दफ़ा आया, तो मैं सोचा उमर है क्या, तो मुझे ये एहसास हुआ कि मैं तो बदलता रहता. सिचुएशन पे जाके होता है. तो जब एक सिचुएशन लीडर की बातचीत होती है किताबों में, तो एक अच्छे लीडर के लिए सिचुएशनल लीडर होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको फिर हर सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को मोल्ड करना है. फ्लेक्सिबल होना पड़ता है. कहीं आपको कोचिंग स्टाइल में जाना पड़ता है, कहीं आपको थोड़ा सा डिक्टेशन देनी पड़ जाती है, डिपेंडिंग आप किस सिचुएशन में खड़े हैं. तो अगर आप वन साइज़ फिट ऑल करेंगे तो वो बात बनती नहीं है. तो जो आपने सवाल किया उसका जवाब ये है कि इट ऑल डिपेंड्स कि क्या किस सिचुएशन में. बट
अगर मैं अपनी बात करूं और अगर मैं जनरल भी इसको देखूं, आई थिंक मेरा ओपिनियन जो फॉर्म हुआ है ओवर द ईयर्स वो ये है कि आपको व्हाट आई कॉल शेपर्ड लीडर होना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, शेपर्ड क्या होता है? चरवाहा, जानवर साथ लेके सबको साथ लेकर चलने वाला। हमारे बहुत सारे प्रॉफिट्स को भी अगर आप देखें, उनको अल्लाह ताला ने पहले बकरियां चरवाई हैं, बकरियां चरवाई, तो कोई ना कोई तो उसके पीछे लॉजिक होगा। मैं तो इससे सोच रहा था क्या लॉजिक था, दे मस्ट बी लॉजिक। उसे समझ आई कि वो उधर से कंपैशन सीखते हैं, केयर करना सीखते हैं अपने हर्ड का। वहाँ से बात शुरू होती है, क्या ख्याल है मावश, है ना? फिर आप उनको डायरेक्शन देना सीखते हैं, उनको ग्रो करते हैं, जो उनमें से मुँहज़ोर होते हैं उनको संभालते हैं, है ना? इट हेल्प यू कीप यू ग्राउंडेड ऑल्सो। सो अगर आप, और उसी के अंदर ही आप सर्वेंट लीडर भी बन जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सर्वेंट लीडर एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत जगह बात होती है। सो टू मी शेपर्ड लीडरशिप इज़ व्हाट यू वन, इफ़ आई पुट माई सेल्फ इन दैट स्पेस, या मैं जनरली देखूँ मेरे हिसाब में, जो मैंने क्योंकि ओवर द ईयर्स 14-15 डिफरेंट लोगों को रिपोर्ट किया इन माय करियर जर्नी, मैं अगर देखूं तो अगर मैं लोगों को डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्पेसेस में रखूं, पीपल हु आई फील हैव बीन द मोस्ट सक्सेसफुल इन वन फॉर्म और अनदर वर शेपर्ड लीडर्स। दे वर टेकिंग देयर टीम्स अलोंग, दे वर देयर टू सपोर्ट देम, दे वर देयर टू हेल्प देम, दे वर देयर टू कोच एंड काउंसल एंड गाइड देम कि क्या करना है। And they were there, compassionate, yes, and they were always there for them, right? तो ये बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज इफ़ यू नॉट देयर फॉर देम, जो मैंने पीस में भी बात की, पीपल, राइट? इट्स अ गुड लीडर हैज़ टू बी पीपल्स पर्सन। यू कैन नॉट, टू बी अ गुड लीडर, आई थिंक जो पहली चीज़ है वो आप में पीपल पर्सन होना, एंड इफ़ यू नॉट अ पीपल पर्सन, इफ़ यू नॉट अ गुड ह्यूमन बीइंग इन दैट सेंस, राइट, यू कैन नॉट बी अ गुड लीडर। तो यहाँ की इमोशनल इंटेलिजेंस कम इन द सीन। अच्छा, इसी पे एक सवाल है, सिंस यू हैव क्लाइंब्ड अप द कॉर्पोरेट लैडर, आपने स्टार्ट यकीनन बहुत ही एंट्री लेवल पोजीशन से किया होगा, और नाउ माशाल्लाह यू आर द CEO। अर्लियर आप ICI में भी उसमें टॉप टियर में काम करते थे। तो होता क्या है जब हमारे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में से एक शख्स की प्रमोशन हो जाती है, अब वो दोस्त से बॉस बन जाता है, और अब उसने काम भी निकलवाने हैं, दोस्तों को बर्दाश्त नहीं हो रहा कि हमारा दोस्त अब मैनेजर है। ये बड़ी ट्रिकी सिचुएशन होती है हर मैनेजर, हर बॉस के लिए। ऑफ कोर्स आपकी ज़िंदगी में आया होगा ये वाला इस तरह की सिचुएशन, तो हाउ डिड यू डील विद इट, एंड हाउ व्हाट डू यू सजेस्ट टू ऑल दोज पीपल जिनकी प्रमोशन हो जाती है, वो एक शख्स की प्रमोशन होती है डिपार्टमेंट में, और उसके लिए चैलेंज बन जाते हैं उसके सारे पुराने कॉलीग्स? क्या मैं आपके साथ एक और, आई होप यू डोंट थिंक इट वेरी क्लीशेड सॉर्ट ऑफ स्टेटमेंट है। नहीं, आप बताइए। तो जिस तरह मैंने 8 पीस बनाए, इसी तरह मैंने एक और डेफिनेशन बनाई। अच्छा, टू आंसर दिस कंसर्न, ज़बरदस्त, बिकॉज आई हैव बीन इन दिस सिचुएशन मेनी टाइम्स। करंट पोजीशन में भी जहाँ मैं हूँ, जितने लोग मेरी टीम में, वन नॉट टू लॉन्ग अगो वी वर कॉलीग्स, राइट, वी आर ऑल ऑन द सेम बोट, बिल्कुल, एंड देन आई बिकेम पीयर्स से अचानक आप बॉस हो गए। बिकॉज पर्टिकुलरली जब आप CEO बनते हैं किसी कंपनी के, इन मोर टाइम्स दैन नॉट इट्स अ क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट अमंग इक्वल्स, राइट? कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। ट्रू, वो उस सिचुएशन पर डिपेंड करता है, या ऑर्गेनाइजेशन की एवोल्यूशन की स्टेट पर डिपेंड करता है कि उस वक्त कौन सी स्किल सेट की या कौन सी चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो ऊपर आ जाता है, तो बाकी आपको आपके टीम मेंबर्स बन जाते हैं। सो देयरफॉर जो मैंने भी बात की सिचुएशनल लीडरशिप की, दैट बिकम्स वेरी क्रिटिकल, बिकॉज आप जब उनके साथ काम कर रहे होते हैं तो आपको सबकी तरीक़ाकार पता होता है काम करने का, या क्या करते हैं, उनकी स्किल सेट, उनके पोटेंशियल, हर चीज़ आपको पता होती है। अब आपने अपने आप को उस पोजीशन में डाल के हर इंसान को उसके लेवल पर उसके तरीके से हैंडल करना है, बिकॉज अगर आप ऊपर आके बैठ के, जी मैं बॉस बन गया, नाउ आई विल टेल यू व्हाट टू डू, दैट्स वेयर थिंग्स गो रॉन्ग, राइट? सो देयरफॉर देयर इज़ नो रॉन्ग और राइट आंसर फॉर दिस वन। हर एक के लिए आपका तरीक़ाकार कुछ और होगा, मेरा कुछ और होगा, खालिद का कुछ और होगा, और बट उसमें मेरे हिसाब में जो फाउंडेशन है उसकी, वो होती है ह्यूमिलिटी। अगर आप हम्बल है ना, तो आप हर एक के साथ काम कर लेंगे, रिगार्डलेस कि वो आपका दोस्त है और अब आपको रिपोर्ट कर रहा है, या नया है जो आपको रिपोर्ट कर रहा है। एम्पैथी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और एम्पैथी की डेफिनेशन मैं थोड़ी सी डिफरेंट लेता हूँ। हमेशा हम सुनते हैं एम्पैथी के जी पुट योरसेल्फ इन समवन एल्सेस शूज़, मैं उसको इस तरह नहीं देखता, बिकॉज मेरे हिसाब में आप किसी और के शूज़ में कभी जा नहीं सकते।
और अपने ही जूतों समेत हम चले जाते हैं, फिर हम उधर भी खड़े होकर अपने ही जूतों के साथ खड़े हैं। जी, तो अब आप तो मेरी नज़र में एम्पैथी ये है कि आप अपने जूतों में खड़े रहें, स्टे इन योर शूज़ एंड ट्रस्ट दैट जो आपको अगला बंदा अपने शूज़ में खड़े होके अपनी स्टोरी सुना रहा है ना, वो बिल्कुल सही है, विद नो जजमेंट्स, दैट इज व्हाट एम्पैथी है। गुड, यू कांट एवर गो इनटू समवन एल्सेस शूज़, तो वो वेरी गुड एंगल टू इट, वो बड़ा ज़रूरी होता है इस तरह सोचना। तीसरी चीज़ है रिस्पेक्ट। यू हैव टू गिव एवरीवन रिस्पेक्ट। ह्यूमन बीइंग्स को रिस्पेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी। आप अपने आप को उस पोजीशन में डालें ना, कहीं आपको किसी भी सिचुएशन, फैमिली में, दोस्तों में, सड़क पे, दुकान में, कहीं पे डिसरेस्पेक्ट होती है तो आपके दिल में जाके लगती है। बचपन के में याद होती है जो कभी को खालू या कोई चाचा गुस्से वाले होते हैं, और बचपन में हम होंगे तक शायद 6-7 साल के, it stays with us all our lives and we never like that person, and we only like those जो बचपन में हमसे प्यार से बात करते थे, और हम भूल जाते हैं, और हमें एहसास नहीं होता, हम किसी बच्चे को डांट देते हैं सबके सामने without realizing। तो respect starts from बिल्कुल हाँ बचपन से। और चौथी चीज़ जो आती है वो है कंपैशन, केयर एंड कंपैशन। तो ये जब आप जो खालिद आपने सिचुएशन पेंट की, ये हर एक की लाइफ में आती है जब आप जैसे आप ग्रो कर रहे होते हैं। अब मेरी लाइफ में कई दफ़ा आई, मेरे हिसाब में दीज आर द 4 पिलर्स जिनको अगर मैं हमेशा फोर फ्रंट पर रखूँ तो नेवर थिंग्स नेवर गो रॉन्ग। ज़बरदस्त। एंड यू स्टिक टू द ओपन डोर पॉलिसी, या मैं दरअसल समझना चाह रही हूँ वो लाइन क्या ड्रॉ करनी ज़रूरी है? अब आप CEO हो गए, वो होता है ना ग्लास कि अब मुझे ग्लास का कमरा मिल गया और बाहर मेरे सारे दोस्त हॉल में बैठे। देखिए मेरा कमरा जो है वो उसका दरवाज़ा एक तो फिजिकली भी खुला है, अच्छा, वो तो मैं बंद करता नहीं, क्योंकि मुझे खुद अंदर क्लास्ट्रोफोबिक फील करता हूँ या किधर मेरे कमरे में बंद कर दिया। बट एवरीवन इज ओपन टू वॉक इन टू माई रूम, आई एम वेरी एक्सेसिबल। बट एक चीज़ वाइल आई से दैट, मैं इसमें कैविएट ये डालना चाहूँगा, बिकॉज सिर्फ CEO की बात नहीं कर रहा, जैसे जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो करते हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ब्रॉड होती जाती हैं। एज ए CEO you have 7, 8, 9, 10 डिपार्टमेंट्स डिपेंडिंग ऑन द स्पैन ऑफ कंट्रोल एंड द साइज ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन आपके। और क्योंकि हमारी बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू R&D टू सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, सप्लाई चेन, इज़ पॉसिबली वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन इन पाकिस्तान, राइट? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे जैसे बड़ी होती जाती है तो वक्त कम हो जाता है। बिल्कुल। तो हमने जो मैंने जो इनिशिएटिव शुरू किया है, जहाँ मैं वंस अ मंथ एक 12 से 15 लोगों के साथ, रैंडमली सिलेक्टेड लोगों के साथ बैठता हूँ, एक पूरी दोपहर, जुम्मे का दिन होता है नॉर्मली, नमाज के बाद हम बैठ जाते हैं और शाम को जब तक भी बैठे रहें। तो वो सेशन कभी 3 घंटे चलता है, कभी 4 चलता है, कभी 5 चलता है। अच्छा, ओपन एंडेड है, एजेंडा कोई नहीं होता। हमने उसको जो ब्रांड किया है, उसको नाम मैं दिया हुआ है, वो है सोहबत, बिकॉज हम एक टर्किश कंपनी है, तो सोहबत एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके दोनों ज़बानों में सेम मानी है, कंपेनियनशिप या इकट्ठे बैठना, एक दूसरे से सीखना सोहबत में। तो हमने उसको सोहबत का नाम इसलिए दिया है बिकॉज वो रैंडम होते हैं लोग, मुझे नहीं पता होता कौन आ रहा है, उनका कोई एजेंडा नहीं है। काम की बात जो मैंने देखा है इन सेशन में बहुत कम होती है, एंड मैं जो समझता हूँ इनको मैं कहता हूँ माइंडलेस कॉन्वर्सेशंस। ये माइंडलेस कॉन्वर्सेशंस हो रही होती हैं वहाँ पे उन 2-3 घंटों में, जहाँ वो मेरे से बहुत सारे सवाल करते हैं जिनके मैं जवाब देता हूँ और मैं उनसे बहुत सारी चीज़ें सीख रहा होता हूँ। सिर्फ एक सही मानों में जो वो कॉन्वर्सेशन होती है ना उस दिन, वो मेरे लिए बहुत एनर्जाइजिंग है। एंड टू मी जो आपका जहाँ से सवाल शुरू हुआ था ओपन डोर का, उसी में क्योंकि वक्त मैंने कहा कम हो गया, उस वक्त को निकालने के लिए फिर मैंने ये एक दिन रखा हुआ है, हाफ अ डे एवरी मंथ, जहाँ मैं इन लोगों के साथ बैठता हूँ। ठीक है, कंपनी में बहुत सारे लोग हैं, हर एक की बारी बहुत अरसे बाद आएगी, लेकिन एटलीस्ट एवरीवन गेट्स अ चांस टू कम एंड सिट विद मी। उस दिन मैं एज ए CEO नहीं बैठा होता, कोशिश मेरी होती है एज अ दोस्त बैठा होता हूँ। उनको भी पता है कि जो अंदर बात होगी बाहर में किसी से भी नहीं करता, और इसलिए वो एक बड़ी ओपन और बड़ी खूबसूरत कॉन्वर्सेशन उस दिन होती है। जो आपने कहा ना, इनको भी पता है कि जो बात यहाँ मैं करूँगा बाहर नहीं करूँगा, दैट इज़ द कंफर्ट विच इज़ रिक्वायर्ड, सबको पता है, फॉर द एक्चुअल कनेक्शन एंड कॉन्वर्सेशन। अच्छा, इतनी सारी बातें हुई हैं और ये बहुत ही मेरे लिए एक लर्निंग कॉन्वर्सेशन जो है वो मेरे लिए, और यकीनन जो खालिद साहब के लिए और जो लोग हमें देखेंगे तो उसमें बहुत कुछ सीखने को हमें मिला है। अब हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस शो हम एक हमारा सेगमेंट होता है जिसमें रैपिड फायर राउंड कह लें, कॉर्पोरेट विजडम के मतलब बेसिकली हमारे जो होता है ना, कहते हैं कि पर्ल्स ऑफ विजडम,
मगर वो क्विक, शॉर्ट और क्रिस्प आंसर्स हम इसमें एक्सपेक्ट करते हैं गेस्ट से। तो कुछ सवाल हैं। पहला जो है वो है कि जो लीडरशिप स्टाइल तो हो गया, हाउ डू यू स्टे मोटिवेटेड, एनीथिंग दैट कीप्स यू चार्ज्ड? Passion. I think I'm very passionate in whatever I do. So that to me is what keeps me energized. Okay. One trait जो आपको लगता है बहुत ज़रूरी है for an effective communication? Humility. Humility. सही. What keeps you up at night? मतलब anything that Nothing. you really want to do. You are happy with whatever you have. I sleep like a log. मेरी अगर आप बीवी से पूछेंगी वो कहती है एक बस होता है तो सोई आँख खुलती है। अच्छा, तो इस पर दूसरा सवाल है कि so you are an early morning person or a night owl? रात को मैं लेट सोता हूँ, लेकिन जब सोता हूँ मेरी कोशिश ये होती है कि मैं 7-8 घंटे कर लूँ, लेकिन बहुत कम होता है कि इतने हो, और सुबह मेरी आँख खुल जाती है। कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि जब आपने करियर को स्टार्ट किया था अपने, तो उस वक्त मुझे पता होनी चाहिए थी तो शायद मेरी जर्नी थोड़ी सी आसान होती? द इम्पोर्टेंस ऑफ पीपल, आई थिंक, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जब पढ़ा तो वहाँ ये चीज़ का उतना एहसास नहीं हुआ जितना अगर हो गया होता तो शायद जल्दी सक्सेसफुल हो जाता। कोई ऐसी एडवाइस जो आपको कभी ज़िंदगी में किसी ने दी हो जो कि आपको लगता है दिस वाज द बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस आई एवर गॉट? प्रायोरिटाइज योरसेल्फ। प्रायोरिटाइज योरसेल्फ, ये बहुत ज़रूरी है। द बेस्ट फाइनेंशियल डिसीजन यू हैव एवर मेड? तीनों बच्चों को बाहर टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने का डिसीजन था मेरे सामने। आई थिंक दैट्स बीन द बेस्ट डिसीजन आई एवर मेड। बच्चों के ऊपर इन्वेस्टमेंट एजुकेशनल हवाले से। बेस्ट नेटवर्किंग टिप? आर यू एन इंट्रोवर्ट और एन एक्सट्रोवर्ट? दैट्स अ डिबेट डिपेंडिंग ऑन हु यू आस्क। आई थिंक आई एम एन इंट्रोवर्ट, बट आई थिंक नेटवर्किंग एडवाइस मेरी यही है कि जहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिले, कहीं आप इनवाइटेड हों, कहीं जाएं, तो आप मना ना किया करें। इसे ज़रूर जाएं। बहुत ज़रूरी होता है पर्टिकुलरली कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ग्रो करने के लिए, टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग नेटवर्क्स। वो आपको सिर्फ अपनी जॉब की कंपनी के अंदर हेल्प नहीं कर रहे होते, बल्कि एक्सटर्नली भी जो आपका रोल होता है उसमें उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। द बेस्ट एडवाइस फॉर एनी एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर? नेवर गिव अप, परसेवरेंस। What is more important, innovation, value addition, और ये जो आपने soft skills बताए, perseverance and all, आप किस तरह देखते हैं? बड़ा मुश्किल है इनको कैटेगराइज करना, बिकॉज आई थिंक वो सॉफ्ट स्किल्स की अपनी इंपॉर्टेंस है, बट विदाउट दो सॉफ्ट स्किल आप इनोवेशन कर नहीं पाते। इनोवेट तो आपको करना ही है। आई थिंक जिस तरह की हम दुनिया में रह रहे हैं, anyone who does not innovate both in terms of the organization that you work for and in yourself, क्योंकि आपको अडेप्ट करना है as you go on, and उसके लिए the term I normally use is we have to constantly unlearn and relearn to remain relevant to the world that we live in. कभी रोल मॉडल्स रहे हैं आपके कोई? बहुत सारे। ओके, कोई एक या दो बताएं और वाई? नाम तो खैर मैं ना ले पाऊँ, बट आई थिंक वाई मैं आपको बता सकता हूँ। आई थिंक दीज वर रोल मॉडल जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे 9 पीस शेयर की, उनमें से बहुत सारी चीज़ें मैंने उन लोगों से ही उठाई। ठीक है। आई थिंक घूम फिर के बात वहीं आती है कि द मोर हम्बल यू आर, द मोर एम्बिशियस यू आर इन अचीविंग योर पर्पस, द मोर सक्सेसफुल यू विल बी। किसी को भी हायर करते हुए आप उसमें कौन सी क्वालिटी को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं? The ability to be able to speak about your failures. ज़बरदस्त। जब किसी को फायर करते हैं, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फायर पीपल, तो हाउ डू यू हैंडल द सिचुएशन? ये एक ऐसा सवाल है, इसका आंसर आप थोड़ा सा लंबा दे सकते हैं, बिकॉज हायरिंग एक प्रोसेस है, बट फायरिंग इटसेल्फ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। देखिए, आई थिंक एक तो मैं आपसे एग्री करता हूँ, फायर करना बहुत, हायरिंग ज़्यादा मुश्किल काम है। बिल्कुल। तो मेरा हमेशा से इसमें ये व्यू रहा है कि बजाय इसके कि हम सिर्फ किसी को ख़त के थोड़ा या बता के बस बुला के बता दें कि वी फायरिंग यू, आई थिंक एक तो वन बिफोर यू गेट टू दैट डिसीजन
कि हम किसी को फायर करें, वन हैज़ टू बी एब्सोल्युटली श्योर ऑफ व्हाट यू डूइंग, राइट। तो कोई वैलिड रीज़न होना चाहिए। अगर तो कोई फिड्यूशरी इशू है या कोई फ्रॉड हुआ है तो एक अलग चीज़ है, बट परफॉर्मेंस पे बिल्कुल डिफरेंट चीज़ हो जाती है। सो देयर आर टू रीजन व्हाई यू वुड फायर समवन, राइट। तो जहाँ तो आ जाता है फ्रॉड या किसी ने कोई चोरी की है और पकड़ा गया एंड यू हैव एब्सोल्यूट क्लियर एविडेंस, वो तो फिर देयर इज ऑब्वियसली वेरी कट एंड ड्राई, आपको पता क्या चाहिए। बट व्हेन इट्स अ परफॉर्मेंस थिंग, आई थिंक इट बिफोर यू टेक अ फायरिंग डिसीजन, मेरे हमेशा होता है कि यार पहले अपने अंदर सिस्टम में देखो कि हमने हर तरफ से टेस्ट कर लिया, हमने क्या किया, कुड वी हैव डन समथिंग डिफरेंट फॉर दिस इंडिविजुअल टू हैव परफॉर्म्ड वेल। क्या हम उसका अगर सुपरवाइज़र बदल के देखें शायद उससे ठीक हो जाए। तो बिफोर वी गेट देयर, तो मेरी नज़र में फायरिंग से पहले वो एक स्टेज बड़ी ज़रूरी होती है। बट इवन आफ्टर दैट अगर आपको नज़र आता है कि और कोई चॉइस नहीं है, देन आई थिंक वन शुड पार्ट वेज एमिकेबली विद रिस्पेक्ट and should sit the person down, and we, or at least I try to sit the person down whenever I have done it, and make them understand why it is कि ये नहीं चल पा रहा या नहीं चल पा रही, और क्यों उसके लिए भी बेहतर है इस वक्त पार्ट करके किसी बेहतर जगह चले जाना जहाँ पे उसके स्किल्स जो हैं या उसका जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा निखरेगा, वजह से कि हम इधर उसको ख़राब करते रहें। तो आई थिंक वो बहुत कॉन्वर्सेशन बड़ी ज़रूरी होती है, पर्टिकुलरली ऑन परफॉर्मेंस। ये जो आपने बात कही ना कि हम देखें कि हमारे सिस्टम में ये कितनी कम लोग इस बात को समझते हैं। मैं एक अमेरिकन कंपनी में काम करती थी तो हमारे बॉस कहा करते थे कि आई कैन बी द रीज़न अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे तो इट विल बी माई फेलियर। और तब मुझे बड़ा वो सभी वो इतनी अचंभे की बात थी कि हाउ कैन दिस बी हिज फेलियर, और आज आपसे भी मैं ये सुन रही हूँ कि इट कैन बी द फॉल्ट ऑफ द सिस्टम। आखिरी कोई पैगाम आप यंगस्टर्स को देना चाहेंगे, यूथ को देना चाहेंगे जो अभी नौकरियों के हुसूल के लिए, एक तो ना सिर्फ वो एस्पायरिंग है, दूसरा जितनी तेज़ी से वो स्विच करते हैं नौकरी? Again, I'll take you back to the 8 P's. Patience. I think आजकल जो प्रॉब्लम, और एक खालिद ने भी बात की थी पैसों की कि हम सक्सेस को मनी से मेजर करते हैं। आई थिंक आपने पहली नौकरी कौन सी सिलेक्ट की वो बड़ा ज़रूरी हो जाता है। जस्ट डोंट गो फॉर द मनी। कई दफ़ा पैसों के पीछे वो मैच ही नहीं कर पाते कि जो आप करना चाह रहे हो और जो वो कंपनी करती है वो मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और जब फिर आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते हैं तो फिर आपसे वो चीज़ संभलती नहीं है। तो मेरा तो हमेशा से ये व्यू रहा है कि जो आपकी जॉब होती है ना, उसके पहले 5 से 10 साल आपको एक पेड MBA कराया जा रहा होता है। ऑर्गेनाइजेशन आपको तनख्वाह भी दे रही है और सिखा भी रही है, और आपको सिखा रही है, और आपको दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन यूनिवर्सिटी, बिजनेस स्कूल, वो MBA नहीं करवा सकता जो एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन आपको करवा सकती है। और साथ आपको पैसे, हार्वर्ड जाएंगे या कहीं भी आप बड़े बिजनेस स्कूल में जाएंगे तो आपको करोड़ों रुपया देना पड़ेगा टू गेट दैट डिग्री, राइट। एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में आपको पैसे मिलेंगे टू गेट दैट सेम नॉलेज एंड राइट। तो मेरी तो एडवाइस हमेशा हर एक को ये होती है कि नंबर 1, बी पेशेंट इन सेलेक्टिंग द राइट ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 2, वंस यू इन देयर, वक्त पे आप हमेशा ग्रोथ वर्टिकल नहीं होती, आपको हॉरिजॉन्टली अपनी नॉलेज बेस भी बढ़ानी है। सही बात है। हर कोई मैं सीखा सिखाया नहीं आया था। अगर आज मैं यहाँ बैठा हूँ, अगर मैंने हॉरिजॉन्टली चीज़ें ना सीखी होती थ्रू आउट माई करियर, अदरवाइज पिरामिड्स क्यों होते हैं कंपनियों में? इस तरह क्यों नहीं होता ऑर्ग चार्ट? हमेशा इस तरह होता है, राइट। इस तरह ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में कभी भी वर्टिकल अगर आप चलोगे तो बड़ा जल्दी आप इस जगह जाके टकरा जाएंगे, तो यू गॉट टू मूव एट एन एंगल, राइट। तो अगर आपने एंगल पे मूव करना है तो आपको तो मल्टी स्किल होना पड़ता है ना। बिल्कुल। और अगर हम सिर्फ इसलिए जॉब चेंज कर रहे हैं कि वहाँ पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं तो बात नहीं बनती। ठीक है, एक चीज़ ज़रूर होती है जो हमेशा बात की जाती है कि पीपल डोंट लीव ऑर्गेनाइजेशंस, दे लीव द मैनेजर्स। ये बात वेरी ट्रू। बट इफ़ यू हैव एन ऑर्गेनाइजेशन विच हैज़ एन ओपन कल्चर वेयर यू कैन गो एंड टॉक, चूज दैट अपॉर्चुनिटी। पहले जाके बात तो करो। अगर मैनेजर से आपका कोई इख्तलाफ है या आपका केमिस्ट्री नहीं मैच कर रही तो आप उसके ऊपर बात करो HR के साथ, जिसके से भी आप कर सकें। बट उसके बावजूद भी अगर नहीं होता तो कुछ नौकरी छोड़ना कोई गुनाह तो नहीं है। अगर आपको लग रहा है आफ्टर यू डन एवरीथिंग और आपको यकीन था कि आप एक अच्छी जगह पे थे, उसके बावजूद आपको लग रहा है कि कोई कल्चरल मिसफिट हो गया है
या आपका वहाँ पे बात बन नहीं पा रही, दिस नो हार्म इन स्विचिंग। ये तो मैं तब कहूँगा कि मैंने जॉब में चेंज किया। या जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, मेरे हिसाब में जॉब आपको बदलनी चाहिए अगर वो आपके लिए कोई वैल्यू एडिशन कर रही है, नॉट इन मॉनेटरी टर्म्स ओनली, राइट। अ लॉट ऑफ टाइम व्हाट आई सी टुडे, लोग छलांगे मार रहे हैं, जंप कर रहे हैं जॉब फॉर सम एक्स्ट्रा मनी। फाइन, वी गोइंग थ्रू टफ पीरियड, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, सब कुछ है, किसी की नीड है और वो जहाँ नहीं फुलफिल हो पा रही, चले वो तो मैं समझ पाता हूँ। बट अगर आप करियर बिल्ड कर रहे हैं विच इज़ नॉट लाइक 100 मीटर डैश, इट्स अ मैराथन, ठीक है ना, तो फिर उसको मैराथन की तरह लेना पड़ता है और उसको आपको उसी हिसाब से अपने आप को पेस आउट करना पड़ता है कि मैं एंड में विन करूँ। और दो बातें हैं, अगर आप पैसे के लिए चेंज करते हैं, आपको फिर वो कल्चर या वो लोग नहीं मिलते, या फिर आपके सीवी पर भी ये इट डजंट गिव वो नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। थैंक यू सो मच फॉर दिस कॉन्वर्सेशन, जो आपने हमारे लिए वक्त निकाला, और ये जो आज हमने आपसे सीखा, आई थिंक उसका भी कोई लेवल बदल नहीं है, बिकॉज इट्स ऑल योर एक्सपीरियंस इतने सालों का। बहुत सारे इल्म के मोती आज उमर एहसन साहब ने प्लेट में जमा करके हम सबके आगे रख दिए हैं, और हमने इसमें से बहुत कुछ चुना। उमर साहब बहुत शुक्रिया। हमारे देखने वालों ने भी इसमें से बहुत कुछ चुना और आगे भी वो सीखते रहेंगे। स्पॉटलाइट टॉक्स में हमारा मकसद भी यही है कि हम अच्छे मेहमान और ऐसे मेहमान को मदऊ करें जो कि हमें यहाँ आएँ और हमें अपनी ज़िंदगी को अच्छा करने में, कामयाब बनाने में हमारी रहनुमाई करें। सो बहुत शुक्रिया उमर साहब, आपके साथ गुफ्तगू का, हमें रहनुमाई देने का। और हमारे जो व्यूअर्स हैं, आप भी स्पॉटलाइट टॉक के साथ जुड़े रहिए, पते की बातें जानते रहिए, क्योंकि नामुमकिन तो कुछ भी नहीं, नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया।